नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ जिस व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, प्रारब्ध का ये दूसरा अवसर है कि आपका सानिध्य मिला है। आप हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब। अगर मैं परिचय कराऊं तो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेकिन मन से भारतीय, तन से भारतीय, कर्म से भारतीय। हालांकि पहचान कश्मीरी की है। अब आप ये विचार करते रहिए कि कौन सा कश्मीर, क्योंकि दोनों कश्मीर, एक तो हमारा है, दूसरा भी हमारा है। किसी ने जबरिया उसको कब्जाया है, इसलिए जो भी कश्मीर से है वो हमारा है। अमजद साहब रहते हैं यूके में और हर पल भारत सनातन और भारतीयता को जीते हैं। ये वही बात है दर्शकों, जब हम ये कहते हैं कि भारत का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है भारत। इससे ज्यादा भारत का और कोई परिचय हो नहीं सकता। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर। सर, मैं निजी रूप से उस सूबे से आता हूं भारत के, जिसकी आबादी 25 करोड़ है, जिस सूबे का नाम उत्तर प्रदेश है। अगर आप इसको अलहदा मुल्क बना दें तो हम 5वें नंबर के मुल्क हो जाएंगे साहब, और वहां के प्रधानमंत्री हो जाएंगे 5वें नंबर के विश्व में, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूं। जी जी। 14 अगस्त जिस दिन भारत के सीने के 2 टुकड़े किए गए थे, हमारी सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उस दिन को, यानी 14 अगस्त के दिन को, जिस दिन आपका पड़ोसी, मेरा पड़ोसी पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है, हमने उसको विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया है। जिस दिन हमारे दिल के 2 टुकड़े किए गए थे, हमारी जमीनों के टुकड़े किए गए थे, हमारे कल्चर, हमारी पहचान के 2 टुकड़े किए गए थे। उस मौके पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 बातें कही। एक सेंटेंस में 2 बातें उन्होंने कही, और पाकिस्तान के संदर्भ में कही, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिहाज से कही। और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ऐसा है, या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, और या तो पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। मिर्जा सर, आप योगी आदित्यनाथ को बहुत फॉलो करते हैं। क्या मायने निकालूं, क्या समझा जाए उनके इस कहने को? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच कहा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहा। उनकी बड़ी गहरी नजर है, ना सिर्फ भारत की पॉलिटिक्स पे बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी। और इसी रोशनी में उन्होंने पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कहा कि जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त चल रहे हैं, ये देश जो है ये कायम नहीं रह सकता ज्यादा देर। अब इसका एक इतिहास है कि ये मसनूई तौर पर, जाली तौर पर जो है कायम किया गया। अंग्रेजों ने इसको बनाया, हिंदुस्तान के अंदर से ही लोग उनके साथ मिल गए, और उन्होंने अपना जो है वो पॉलिटिक्स के चक्कर में और नेतागिरी के चक्कर में जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी का समझौता किया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान का इक़्तिदार मुंतकिल हुआ काले अंग्रेज़ों के हाथ। और बहुत सारी चीज़ें आज बात करेंगे उन पे, लेकिन योगी जी की जो बात है, उन्होंने कहा कि या ये भारत में मिल जाएगा। मेरा अंतम विश्वास है कि भारत में ज़रूर पाकिस्तान नाम का जो हमारा हिस्सा अलहदा हो गया है, ये भी मिलेगा, और बांग्लादेश का हिस्सा भी हमारे साथ मिलेगा। और हमारा अखंड भारत जो है, ये जो हमारा ख्वाब है, ये सिर्फ ख्वाब नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है, और ये ज़रूर होगा, रियलाइज़ होगा आने वाले वक़्त में। लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो जनता है, इसके अंदर पहले अखंडता पैदा की जाए। जी। बिल्कुल साहब, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इस सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि भारत में एकीकरण हो, भारत में एकता, भारत में अखंडता पैदा की जाए। लेकिन साहब ये बताइए, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार हारने के बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, मिस्टर राहुल गांधी, जो कांग्रेस से आते हैं, वो कांग्रेस जिसकी स्थापना
एओ ह्यूम ने की, एक अंग्रेज ने की। और उनकी एक पूरी विरासत है साहब, हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान को बांटने की। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता है कि कांग्रेस भारत तोड़ने की साजिश, तो साहब 1919 से कर रही थी। और जिस स्टूडियो में मैं बैठ के बाप से बात कर रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश के सूबे लखनऊ से मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। और लखनऊ में ही कांग्रेस का वो अधिवेशन था जहां पर ये प्रस्ताव पास किया गया था, और मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना के साथ हर तरह के कंप्रोमाइजेस किए कांग्रेस ने। और उसके बाद मुझे लगता है कि 1947 14 अगस्त को जो कुछ हुआ, वो उसका असली जो स्क्रिप्ट थी वो इसी लखनऊ में 1919 में लिखी जा चुकी थी। ऐसे में आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस रोल को, जब कहीं यहीं पर कांग्रेस ये मंशा रखती है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो भारत में दोहरा दिया चाह रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक ऐसा स्टैंड लेने वाला व्यक्ति, क्या आप समझते हैं कि अब बेहद मजबूती से बढ़ने की जरूरत है और ऐसे लोगों को कुचल देने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, मैं तो इसको कहता हूँ इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस डे, इसलिए कि अगर आप गौर करें, चलो पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान के कब्जे में है, और जब तक वो आजाद होके भारत में शामिल नहीं होते उस वक्त तक तो आजादी मुकम्मल नहीं होती। लेकिन और भी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर तिरंगा जो भारत का परचम है, मैं भी उसको सलाम भी करता हूँ, सलूट भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक कसक है कि हमारा तिरंगा सैफरॉन होना चाहिए, वो हमारा असल तिरंगा है। फिर मुझे ये कसक भी है कि हमारे देश में जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा का सारा मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, ब्रिटिश मिलिट्री सिस्टम और तमाम जो है ये सब ब्रिटिश के चल रहे हैं। ये हम अभी तक हमने वो अम्बिलाइकल कॉर्ड नहीं काटी उस साम्राज्य से जिसने हमें अपना गुलाम बनाया था। और जो आपने राहुल गांधी की बात की, मैं तो समझता हूँ कि राहुल गांधी को तो उस वक्त अरेस्ट करके अंदर कर देना चाहिए था ट्रीजन के केस में, जब इसने चाइना के साथ एमओयू साइन किए। ये कैसे एमओयू साइन कर सकते हैं भारत के बिहाफ पे जाके एक दुश्मन देश के साथ, जो हमला किया जिसने हमारे ऊपर 3 दफा। फिर ये कि अब जो कोई मौका ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी या कांग्रेस जाने दे जहां इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये भारत की बेइज्जती कराने के लिए तैयार ना हो। अभी हिंडनबर्ग का जो केस है, सारा झूठा केस, उसको लेकर राहुल गांधी साहब डुगडुगी बजा रहे हैं। उसके बाद खतरा जो इस वक्त मैं देख रहा हूं बांग्लादेश के बाद, वो ये है कि ये बांग्लादेश का मॉडल जो है ये अब भारत में ना दोहराया जाए। इसके लिए मेरा मुतालबा है कि कांग्रेस को बैन किया जाए। ये एक देशद्रोही पार्टी है। 3 लोग थे, नेहरू, गांधी और जिन्ना, ठीक है, ये तीनों ने मिलकर भारत का बंटवारा किया। मैं गांधीयन बिल्कुल भी नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि गांधी जी और नेहरू जी के ऊपर एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, और उनका जो रोल था अंग्रेजों की सहूलतकारी करने में, अंग्रेजों को मतलब है उनके एक तो इक्तदार को लंबा करने में, और फिर भारत को तोड़ने में उनकी सहूलतकारी करने में, कि भारत को जो है सेंट्रल एशिया का रास्ता ना मिले और बंगाल की तरफ जो समुद्र लगता है वो रास्ता भी ना मिले। इसमें उनका जो किरदार था, इसको हमें रिविजिट करना चाहिए और रीवैल्यूएट करना चाहिए, ना कि उनके जो पुतले हैं उन पर जाकर फूल चढ़ाएं और फूल नछावर करें। दूसरी चीज ये है कि आप अगर गौर से देखें तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, ये फियर का एलिमेंट इन्होंने इंडक्ट किया है माइनॉरिटीज के अंदर। और अब ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम इंतहा पसंद हैं उनके साथ मिलके ये कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जहां एक वाइडर नेशन वाइड एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी सिटिंग गवर्नमेंट मूवमेंट जो है उसको इनिशिएट करें। इन्होंने शाहीन बाग की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। सीएए के खिलाफ मुजाहरे किए, कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जो है मुझे डर ये है कि ये जो वक्फ के ऊपर हमने कार्रवाई शुरू की है, जो कि सही कार्रवाई है, वक्फ का तो कोई होना ही नहीं चाहिए ना। वक्फ की जगह एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जिसने चैरिटी देनी है, अपनी प्रॉपर्टी या अपना माल या धन
तो वो उस नेशनल इंस्टीट्यूट को दे और वो नेशनल इंस्टीट्यूट फिर डिसाइड करे कि हाँ ये चैरिटी का पैसा अब कौन से गांव में लगना है, कौन से प्रोजेक्ट पे लगना है। ये क्या तरीका है कि आपने मजहब की बुनियाद पे चैरिटियां शुरू की हुई हैं। तो ये अब कोशिश इनकी मुझे लगता है ये होगी कि वक्फ को बना के बहाना, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी को साथ जोड़ के तो ये आए, तो इनके ऊपर कड़ी इनके ऊपर होनी चाहिए नजर। और मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ भारत का मुस्तकबिल हैं और योगी आदित्यनाथ जैसी पॉलिसी होनी चाहिए जहां पे भी भारत को अखंड भारत बनाने के रास्ते में रुकावट है, चाहे वो जनता की अखंडता कायम करना है, चाहे वो हमारी ज्योग्राफिकल अखंडता को कायम करना है, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको योगी जी का जो फार्मूला है बुलडोज का, उसको बुलडोज कर देना चाहिए। हमें दुनिया को खुश थोड़ा ना करना कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो तालियां बजाएगी अगर भारत में प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो खुश होंगे, बगले बजाएंगे। और वेस्ट और सीआईए घुस चुकी है इस वक्त भारत की मुख्तलिफ लेवल्स पे और वो काम दिन रात कर रहे हैं। साथ उनकी आईएसआई और पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में राइट विंग जो आ गए हैं। तो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम तेज करना चाहिए और इन साजिशों को बेनकाब करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा साहब। और एक चीज और, आप यूरोप में, यूके में बैठे हुए हैं, आपने यूरोप में देखा, यूके में खुद देख रहे हैं आप किस तरह की चीजें हो रही हैं। उसके बाद आपने फ्रांस में आपने देखा। आप बहुत अच्छी तरह नजर बनाए रखते हैं पाकिस्तान में भी। और जब 14 अगस्त को योगी आदित्यनाथ यहां भारत में ये कह रहे थे कि या तो पाकिस्तान खत्म होगा या उसका विलय होगा, ठीक उसी दिन इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान खान के सपोर्टर्स इस पूरी इंसर्जेंसी या ये कहें कि बांग्लादेश पार्ट 2 वो करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक स्थिति वहां भी बन रही है। और ऐसे में लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाथ संप्रदाय के महंत, यानी एक रिलीजियस पर्सनालिटी होने के नाते योगी जी को इस बात का भान हो। मैं ये नहीं कहता, मैं ऐसा कोई दावा भी नहीं करता, लेकिन मैं एक बड़े सवाल पे आता हूं। आज जब आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि ये वीडियो अगले दिन जाएगा, लेकिन आज 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस है। इसकी आपको बधाई, आपको बधाई, आपके स्वतंत्रता दिवस को बधाई। लेकिन आज सुबह जब हमारे यहाँ जो रवायत है कि लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का 10 सालों के बाद ये तीसरी टर्म का पहला भाषण था। साहब, ध्यान देने की बात यह है मिर्जा सर कि उन्होंने जब स्वाधीनता संग्राम की बात की, भारत की आजादी की बात की, तो वो बोल रहे थे 15 अगस्त को, लेकिन उन्होंने कहीं भी 1947 का जिक्र नहीं किया। आपने शुरुआत में कहा कि अधूरी आजादी, प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र करना शुरू किया अपने भाषण में, तो वो 1857 यानी पहली जो स्वाधीनता संग्राम था वहां तक ले गए। और उन्होंने कहा कि साहब, तब की आबादी हमारी 40 करोड़ थी, हमने स्वाधीनता ले लिया। 1947 को फिर भी उन्होंने स्पेल आउट नहीं किया और सीधे मुखातिब हो गए 141 करोड़ आज के भारतीयों से, और ये कहा कि अब हमको नेक्स्ट लेवल जाना है, आगे जाना है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे बड़ी आबादी के सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की बातों में कोई आप सिमिलरिटी पाते हैं? और किस तरह की सिमिलरिटी पाते हैं? और वो एक्शन किस दिशा में जा रहा है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो रिलीजियस पर्सनालिटी नहीं है, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सनातनी है, सनातन धर्म को के प्रचारक हैं और उसी का योग उन्होंने लिया है और वो एक वे ऑफ लाइफ है और मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स आप कह सकते हैं सनातन धर्म को, लेकिन सनातन धर्म बजाते खुद एक मजहब नहीं है, एक रिलीजन नहीं है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है वो बॉडी ऑफ थॉट उस तरह से नहीं है। तो पहले तो बात ये है, क्योंकि जब हम ये कहेंगे कि योगी जी रिलीजियस पर्सनालिटी हैं, तो फिर हम उनके मुकाबले पे बाकी रिलीजन्स को जो है ना वो कर रहे हैं,
लाइन अप कर रहे हैं ऐसे जैसे ऑपोजिशन में। तो पहले तो बात ये समझनी चाहिए कि योगी जी जो है वो भारतीय हैं, वो भारत का जो योगदान है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, आसमान और जमीन का फर्क है योगी जी में और मोदी जी में। मोदी जी बेसिकली जो है वो एक बिजनेस माइंड है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड है, एक इकोनॉमिक ब्रेन है, और उसी हवाले से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके गए हैं और बहुत ही उसको मजबूत किया है, और मजबूत करने के लिए वो पॉलिसियां अभी तक बना रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। योगी जी जो है वो भारत के अंदर जो हमारा एक एक तो समाधान है ना जो लिखा हुआ है, एक है हमारी परंपरा का समाधान, हमारी परंपराओं का समाधान, सनातन समाधान, जो उस तरह से 1 2 3 करके पॉइंट वाइज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो हमारी सकाफत, हमारी तहजीब और वो हमारा कल्चर है, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो उसके लिए लड़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है विच इज वेरी गुड। एक सनातनी जो है वो एक टाइम पे जो है वो योग भी ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वॉरियर भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूं कि दोनों का जो रोल है वो एक दूसरे के बराबर ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा देश का इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट होना है, उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे देश के अंदर जो है वो यूनिटी ऑफ थॉट, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ आइडिया, यूनिटी ऑफ यू नो कल्चर, ये बहुत जरूरी है। और वो मैं समझता हूँ उस फ्रंट पे योगी जी लड़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल साहब। और यहां पर एक चीज और, भारत के मुसलमानों का क्या भविष्य है? वर्तमान तो उनका आपको दिखाई दे रहा है, भविष्य क्या है? भविष्य का क्या मतलब है, जरा उर्दू में बताएं। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भारत के मुसलमानों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें दो दो चीजें उनको करनी पड़ेंगी। एक तो उनको जान छुड़ानी पड़ेगी रिलीजियस डेमोगॉग्स जो हैं उनसे, जो उनको इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर खौफ पैदा करके। और दूसरा, इस्लाम जहां पे भी गया है ना, उसने लोकल जो इंडिजिनस कल्चर्स थे या रिलीजन थे उनके साथ एसिमिलेट किया है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि भारत में मुसलमानों को सनातनी मुसलमान बनना पड़ेगा। और सनातनी मुसलमान का मतलब ये है कि कुछ चीजों पे मुसलमानों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। एक तो सबसे पहले जो है वो उनको मुसलमानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि अगर गाय का गोश्त खाने से या गाय को ज़बह करने से हमारा हिंदू नेबर जो है या हमारा हिंदू जो हमारे ही मोहल्ले में रहता है वो अपसेट होता है और उसकी वजह से हमारे दरमियान कदूरत बढ़ती है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं गाय माता को ज़बह करूं या गाय का गोश्त खाऊं। मैं मुर्गी खा सकता हूं, मैं कुछ और खा सकता हूं अगर मुझे मीट ही खाना है। ठीक है ना? तो पहले तो ये कैटेगोरिकली होना चाहिए। जैसे मेरे घर में कभी आज तक जो है वो बीफ नहीं पका या बीफ की कोई चीज हमारे घर में नहीं आई। जैसे यहाँ इंग्लैंड में शेपर्ड्स पाई खाई जाती है तो शेपर्ड्स पाई में बीफ इस्तेमाल होता है। हमने वो शेपर्ड्स पाई कभी ना इस्तेमाल किए, ना खाई है, ना हम उसको करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा जो जहाद का कॉन्सेप्ट है, उस जहाद के कॉन्सेप्ट को जोड़ना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट से कि जो भी हिंदुस्तान पे हमला करे उसके खिलाफ अपनी हिंदू मेजॉरिटी के साथ, सनातनी वॉरियर्स के साथ मिलके जो है वो लड़ा जाएगा, ना कि उनके खिलाफ लड़ा जाए। इस तरह से बहुत सारी और चीजें हैं, उनको उनको करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है
वो एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आना पड़ेगा और फिर वहां से जो है वो चाहे तो घर वापसी करें, क्योंकि इन द फाइनल एनालिसिस मेरे हों या किसी और के हों या वैसी के हों या महबूबा मुफ्ती के हों या जिसके मर्जी हों, तमाम लोग जो है वो बेसिकली हिंदू थे, वो कन्वर्ट हुए। जी जी जी। ये फोन चेक करो ये। हाँ जी बिल्कुल, उसकी वजह से ऑडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। मिर्जा साहब को थोड़ा सा वक्त देते हैं दर्शकों, और मुझे लग रहा है कि आपको ये चर्चा बेहद पसंद आ रही होगी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहीं एक कोने में एक तरह की बातें सोचते रहते हैं, लेकिन उसमें जब किसी दूसरे का वर्जन पता चलता है, एक ऐसे व्यक्ति का वर्जन पता चलता है जो उन स्थितियों को जी रहा होता है, जिसमें अमजद अली मिर्जा साहब हैं, उन स्थितियों को आप जीते हैं। जी सर। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये और फिर मुसलमानों को अपने अंदर से एक सेकुलर पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जो इगोइस्टिक ना हो, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करे और जो भी वहां कम्युनलिज्म के हवाले से बात करे उससे लाताल्लुक हो। ऐसे लीडर होंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान को लीड करें इन द राइट डायरेक्शन, और इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट बहुत बड़े मायने रखता है। जब भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2029 तक वो सरकार चल रही है, और आज ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया, इलेक्शन के बीच में प्रधानमंत्री जी दोहरा रहे थे कि ऐसा है तीसरी बार आऊंगा तो बड़े धमाके होंगे। आज उन्होंने लाल किले से कहा, साहब तीसरी बार आया हूं, तीन गुनी रफ्तार और तीन गुनी ताकत से काम करूंगा। आपने इससे पहले ही कहा कि योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़े आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका और नरेंद्र मोदी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं एक मायने में, और यहीं से भारत का भविष्य आगे जाता है। जो भारत अपने सनातन को जीता है, जो भारत भारतीयता को जीता है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि साहब देखो, अगर भारत में रहना है, इस नारे को, ये जुमला एक दोहरा रहा हूं साहब, एक जुमला योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ा हुआ है कि भारत में अगर रहना है तो भारत भारत कहना है। इस जुमले को लेके बहुत सारे लोग तड़प जाते हैं। नहीं, भारत में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये भी तो है ना। मैं कहता हूं भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। क्यों नहीं कहते मुसलमान जय श्री राम? राम रहीम ये सब एक ही है, तो फिर जय श्री राम क्यों नहीं कहते? एक तरफ कहते हैं कि बड़ी बात, ये तो बहुत अहम बात है, यही कसौटी है। बिल्कुल साहब, और मुझे लगता है कि यही वो फिल्टर है जिसको लगा दिया है योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। और मैं योगी जी के शहर से आता हूं साहब, और नाथ संप्रदाय के उस मंदिर से आता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी के सफर को मैं कहता हूं साहब, योग पथ से राजपथ का सफर। और भारत ने और सनातन ने मंदिरों से इस देश को चलाया है। मंदिर हमारे केंद्र होते थे, राजा तो राजा होता था, राजा तो केवल विदेश और रक्षा, फिर आएगा वो दौर, फॉरेन और डिफेंस देखता था। फिर आएगा वो दौर, फिर आएगा। बिल्कुल साहब। और इसी के साथ भारत माता की जय कहते हुए आज की इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मिर्जा साहब एक बार फिर बोले, भारत माता की जय। और ये वीडियो कल जाएगा जब हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मना चुके होंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, प्रणाम।